देखें, बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, प्रचार के लिए थोड़ा सा बता रहे हैं। एक ऑप्शनल वाला पेपर है, इसमें ये दो बुकें हैं। एक पहली बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, दूसरी बुक है टेंसर एनालिसिस। ये दोनों की कंबाइंड एक किताब आती है, वो एसजे पब्लिकेशन की है, और वही एसजे पब्लिकेशन की बुक से हम इसको पढ़ाते हैं। ठीक है। अब हमारा ये यूट्यूब चैनल बना हुआ है, इस चैनल को जब तुम सब्सक्राइब करोगे तो इनकी थोड़ी थोड़ी वीडियो निकल गए, इसको तुम पढ़ोगे। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, नेम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज नेम भेजोगे, ये तीनों चीज़ें भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। हमारा ऐप बना हुआ, एप्लीकेशन बनी हुई, उससे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद डेमो के लिए तुम 4-6 दिन जुड़ो रहोगे। अगर तुम्हें ये पढ़ाई समझ में आए तो, अगर समझ में आती है तो तुम्हें फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो तुम व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे और कहोगे सर फीस कितनी, हम तुम्हें फीस बता देंगे। अगर फीस तुम पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी, वरना तुम डेमो के लिए जुड़ोगे, थोड़े दिन बाद अलग हो जाओगे। ठीक है। और एनईपी के अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस एक हो चुका है। ठीक है, बस इतना ही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना है। ठीक। देखें, ये चैप्टर पहला शुरू हो रहा है, लोकल थ्योरी ऑफ स्पेस कर्व, चैप्टर नंबर 1। ठीक है। तो सबसे पहले ये किताब जो शुरू होने जा रही है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, ये तुम्हें दिखा दें, इस टाइप की ये किताब है। इसमें ये दोनों किताबें हैं, डिफरेंशियल ज्योमेट्री भी है, टेंसर भी है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये शुरू होने जा रही है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है। ये हेडिंग तो बाद में कराएंगे, पहले बता देते हैं। ये है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ये किताब शुरू होने जा रही है। अब सबसे पहली बात ये है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मतलब क्या है ये समझो। जैसे डिफरेंशियल ज्योमेट्री के दो शब्दों से मिलकर बना है, डिफरेंशियल प्लस ज्योमेट्री। डिफरेंशियल का मतलब क्या है? डिफरेंशियल का मतलब, डिफरेंशिएबल का मतलब है, तुमने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है, इन सब का एक ही मतलब होता है। इसी तरह डिफरेंशियल जो है, इस एक क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। ये कहलाता है डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब बात आ रही ज्योमेट्री की। अब आ रही ज्योमेट्री। ये ज्योमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जियो, दूसरा शब्द है मेट्री। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कहने का मतलब है अर्थ का मेजरमेंट। ज्योमेट्री का मतलब है अर्थ का मेजरमेंट। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का मतलब क्या हो गया? अर्थ के मेजरमेंट का डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। अब इस पूरी किताब में हमें क्या करना है? अर्थ के मेजरमेंट का डिफरेंशिएशन करना है, और अर्थ के मेजरमेंट का डिफरेंशिएशन ही डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आई? किताब का मतलब समझ गए? एक किताब का मतलब है। ठीक है। अब तो हम पहली हेडिंग कराने जा रहे हैं, ये हमने पहले लिख रखी है, 1.2 पेज नंबर 1 पे है। ये पार्ट है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्पेस कर्व। ये क्या होता है वो तुम्हें बताते हैं। अब इसको हम बिगाड़ देते हैं। इसका मतलब समझ गए डिफरेंशियल ज्योमेट्री का? ठीक है। यानी कि अर्थ के मेजरमेंट, ज्योमेट्री का मतलब, जियो का मतलब अर्थ, मेट्री का मतलब मेजरमेंट, अर्थ के मेजरमेंट का डिफरेंशिएशन ही डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब तुम्हें आगे बताने जा रहे हैं, उसे समझो। हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है? ये पहले नंबर पे ही हेडिंग हमने डाल रखी थी। ए 1.2 ए पार्ट है, पेज नंबर 1 पे है, पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस कर्व। सबसे पहली बात यहाँ पर ये है, ये स्पेस कर्व क्या होता है? स्पेस, सबसे पहले कर्व भी बाद में समझो, पहले समझो स्पेस। स्पेस क्या है? स्पेस का मतलब पूरा ब्रह्मांड आता है। इस पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें स्पेस में हैं।
जैसे हम खड़े हुए हम भी स्पेस में, तुम खड़े हुए तुम भी स्पेस में, तुम बैठे हुए तब भी स्पेस में, पेन है ये भी स्पेस में, बोर्ड है ये भी स्पेस में, किताबें हैं वो भी स्पेस में, कैमरा है वो भी स्पेस में, दुनिया की हर चीज़ किस में है? स्पेस में। स्पेस का मतलब समझ गए? स्पेस का मतलब ब्रह्मांड में जितना भी जो कुछ भी है वो सारा का सारा इन स्पेस है, यानी स्पेस में है। अब करना क्या है? स्पेस इन कर्व, यानी कि एक कर्व में बनाना है, किस में बनाना? स्पेस में। उसी को हम क्या कहेंगे? स्पेस कर्व कहेंगे। जैसे कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कर्व बना लो, मान लो ये हमने कोई भी एक कर्व बना लिया, एक कर्व बना लिया, ये बोर्ड हमारा किस पे है? स्पेस में है, इसीलिए एक कर्व जो बनाया है वो यहाँ पर स्पेस कर्व है, स्पेस में कर्व है। स्पेस कर्व या स्पेस में कर्व कह लो, बात समझ में? यानी कि स्पेस में कोई भी कर्व स्पेस कर्व कहलाएगा। ठीक, स्पेस कर्व का मतलब समझ गए? अब हम इसके बारे में तो बताएंगे पूरा स्पेस कर्व क्या होता है, पहले उससे पहले बताएं पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक पैरामीटर के फॉर्म में लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। पैरामीटर क्या कहलाते हैं? पैरामीटर यहाँ पर दो शब्दों से प्रदर्शित किए गए, या तो टी या यू, यानी कि एक टी भी पैरामीटर कहलाएगा और यू भी इसमें क्या कहलाएगा? पैरामीटर। और इसका यूज कैसे होगा वो हम तुम्हें बताएंगे, बात समझ में? कुछ किताबों में टी है, कुछ किताबों में यू है, तो कुछ टीचर भी लोग भी ई टी लिख देते हैं, कुछ यू लिख देते हैं, लेकिन टी और यू ये दोनों पैरामीटर प्रदर्शित किए जाते हैं। तो अब तुम्हें बात आ रही है स्पेस कर्व क्या होता है, ये बताने जा रहे हैं। मतलब समझ गए होंगे, ये बोर्ड हमारा किस पे है? स्पेस में है, और इसमें ये हमने कर्व बना दिया, एक कर्व बना दिया, तो इसलिए एक कर्व जो है वो क्या कहलाएगा? स्पेस कर्व कहलाएगा। अब स्पेस कर्व की पूरी बात समझो, यानी कि ये एक कर्व, अब आ रहे हैं पॉइंट पे, इसे समझो। ये क्या है? ये एक कर्व है, एक कर्व है। अब कर्व में क्या होता है? कर्व बनाओगे तो कर्व में एक कर्व का ये क्या कहलाएगा? कर्व का ये पाथ कहलाएगा। कर्व का ये क्या कहलाएगा? पाथ। और पाथ में क्या होते हैं? पाथ में होते हैं इस तरह से बिंदु, ये होते हैं बिंदु, ये होते हैं बिंदु, पाथ में ये बिंदु होते हैं, ये बिंदु होते हैं। ठीक, अब कर्व बनाया, कर्व में क्या हो गया? पाथ हो, कर्व का जो पाथ है, ये पाथ है, इसमें ये हमने क्या बना लिया? बिंदु। और ये बिंदु जो पाथ पे हैं इन्हीं को हम कहते हैं बिंदु पथ, और बिंदु पथ को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं? और ये बिंदु पथ हमारे कहलाते हैं लोकस, इंग्लिश में कहते हैं लोकस, हिंदी में कहते हैं बिंदु पथ। बात समझ गए? फिर से समझो, ये कर्व है, इस पर बिंदु रख लिए, और वह बिंदु, ये बिंदु जो है वो क्या कहलाएंगे? लोकस कहलाएंगे। अब लोकस क्या है? अब ये लोकस क्या होते हैं? लोकस होते हैं पॉइंट। जैसे मान लो ये पॉइंट हमने P मान लिया, ये Q मान लिया, ये क्या मान लिया? R मान लिया, तो ये PQR क्या हो गए? पॉइंट हो गए, ये पॉइंट हो गए। अब PQR पॉइंट हो गए, तो पॉइंट क्या होते हैं? पॉइंट होते हैं, जैसे हमने बताया हर चीज़ स्पेस में है यहाँ पे, तो स्पेस में है तो एक स्पेस में जो भी चीज़ होती है वो 3 डायमेंशन होती है, उसमें एक्स अक्ष भी होता है, वाई भी होता है, जेड भी होता है। तो इसीलिए पी पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट मानेंगे, पॉइंट मानेंगे, तो वो पॉइंट हमारे क्या कहलाएंगे? एक्स वाई जेड कहलाएगा। अब यहाँ पर यही यहाँ पर पेच है, क्या है वो समझो। ये जो कर्व होता है, ये जो कर्व होता है स्पेस में, ये सिंगल पैरामीटर में होना चाहिए, ये सिंगल पैरामीटर में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब सिंगल पैरामीटर क्या? या तो टी में हो या यू में हो। तो ये एक्स जो कोऑर्डिनेट है तो इसे हम लिखेंगे एक्स टी, इसलिए ए क्यों? क्योंकि ये कहलाएगा सिंगल पैरामीटर में, या टी कुछ किताबों में यू भी लिखा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। बाई बराबर ये कहलाएगा बाई टी, और जेड बराबर क्या कहलाएगा? जेड टी, जेड बराबर क्या कहलाएगा? जेड टी। और इस कर्व की इक्वेशन जो होती है वो आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू टी, और टी यहाँ पर क्या कहलाता है? सिंगल पैरामीटर। बात समझ में? ये कहलाएगा सिंगल पैरामीटर। अब फिर से समझ लो, स्पेस कर्व किसे कहेंगे? स्पेस कर्व वो कहलाएगा जो जिसमें सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं वो एक पैरामीटर पर हो, सिंगल पैरामीटर पर हो। जैसे P है, Q है, R है, ये सारे पॉइंट सिंगल पैरामीटर पर हो, उस कर्व को हम क्या कहेंगे? स्पेस कर्व कहेंगे। बात समझ में आ गई? फिर से समझ लो एक बार और, दोबारा समझ लो। देखो,
क्या परिभाषा लिखेंगे, ये हमने क्या बना लिया, एक कर्व है, इस पर एक क्या रख लिए, यहाँ पर ए बिंदु रख लिए, ए बिंदु रख लिए। अब बिंदु रख लिए, ए बिंदु, ए कर्व पे हमने बिंदु रखे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, बिंदु पथ, यानी कि पाथ पर बिंदु। और इसको ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोकस। और लोकस क्या कहलाते हैं, पॉइंट। और पॉइंट यहाँ पर क्या हो गए, पी क्यू आर। और पॉइंट को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स बाई जेड। तो एक्स की वैल्यू एक्स टी कहलाई, बाई की बाई टी, जेड की जेड टी कहलाई। और स्पेस कर्व की इक्वेशन आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर टी। और टी यहाँ पर क्या है, पैरामीटर है, टी पैरामीटर। और ये बात ध्यान रखना, वही बात बार फिर से कह रहे हैं, स्पेस कर्व हम इसको स्पेस कर्व हम तभी कहेंगे जब ये सारे पॉइंट एक पैरामीटर पर हो, सिंगल पैरामीटर पर हो। सिंगल पैरामीटर का मतलब है केवल एक ही पैरामीटर हो, तो ये स्पेस कर्व कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा खूब समझ में आ गई, खूब अच्छी तरह से बता दी हमने तुम्हें। अब लिखो परिभाषा, अब हम तुम्हें लिखाते हैं स्पेस कर्व। अब डालो, सभी लोग हेडिंग डालो, लिखो स्पेस कर्व। ठीक है, स्पेस कर्व बताएं, बोले, हाँ बोले, लिखो स्पेस कर्व डालिए, लिखो ए स्पेस कर्व, ए स्पेस कर्व, ए स्पेस कर्व इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, इज लोकस ऑफ ए पॉइंट, इज लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट या हुज पॉइंट आर फंक्शन ऑफ सिंगल पैरामीटर, हुज कोऑर्डिनेट are function of single parameter, आप समझ गए, सिंगल पैर, दैट इज एक्स बाई जेड। जैसा ये बताया गया तुम्हें, x बराबर क्या होता है, एक्स टी, y बराबर बाई टी, और z बराबर जेड टी। ठीक है, ये t क्या है, t सिंगल पैरामीटर। सिंगल पैरामीटर हम बार बार कह रहे हैं, ये ध्यान रखना, स्पेस कर्व कहलाएगा तभी जब एक सारे पॉइंट एक ही पैरामीटर पर हो, सिंगल पैरामीटर पर हो, तभी कहलाएगा। ठीक है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है उसे भी लिख लो, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू टी, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू टी। देन आगे लिखो, हाँ, आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर टी। और ये क्या कहलाती है मालूम है, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व। लिखो दिस इज, आगे लिख दो, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व। लिखो, कहाँ वेक्टर लिखो, स्पेस कर्व। ठीक, स्पेस कर्व समझ में आ गया। ठीक, अब स्पेस कर्व के बारे में समझ में आ गया। ठीक, अब ये छोटी छोटी परिभाषाएं आती तो नहीं है, लेकिन इनकी जानकारी नहीं होगी तो आगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए बताना तो हमें सभी है अच्छी तरह से, इसीलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। अब आगे एक थोड़ा सा छोटा सा नोट है, वो हम तुम्हें लिखाते हैं, वो तब बना लो, लिख लो, फटाफट लिखो, बताएं आगे। ठीक है, ठीक, बिगाड़ दे, ठीक। अब यहाँ पर नोट डाल लो, एक छोटा सा पॉइंट है वो तुम्हें बता दें, फिर आगे बढ़ें। ये पेज नंबर 1 पे ही चल रहा है। ठीक है, नोट डाल लो। ठीक, देखो ये स्पेस कर्व जो होता है, स्पेस कर्व ये आल्सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। ये अगर दो सरफेस होते हैं उसको इंटरसेक्शन को प्रदर्शित करता है। किस तरह के दो सरफेस होते हैं वो हम तो बताएंगे। लिखो स्पेस कर्व इज आल्सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस, इज आल्सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस,
ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया स्पेस कर्व जो होते हैं इज आल्सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस, और किस तरह के दो सरफेस होते हैं वो समझो, उसको इंटरसेक्शन में प्रदर्शित करते हैं। ये इस तरह से हो, जैसे एफ एक्स वाई जेड हो, ए 0 हो, दूसरा मान लो ए हो, एंड जी एक्स वाई जेड हो और ए भी 0 हो। ये दोनों कर्व हमारे किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। तो लिखेंगे आर टू सरफेस देन बोथ इक्वेशन टुगेदर। अगर ये दोनों इक्वेशन एक साथ हो तो इन दोनों इक्वेशनों में से वन ऑफ देम इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। इन दोनों में से एक कोई भी क्या कहलाएगी? इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस कहलाएगी। मतलब समझ में आ गया? ये तुम्हें नोट में हमने लिखा दिया, कभी कभी इसका यूज हो जाता है। ठीक है, लिखो ए 0 कर लिया, ए 0 कर लिया, आगे लिखो आर टू सरफेस, आर टू सरफेस, आर टू सरफेस, लिखो आर टू सरफेस, साथ में लिखो, हाँ फटाफट लिखो, देन बोथ इक्वेशन, देन बोथ इक्वेशन टुगेदर। ये दोनों इक्वेशन एक साथ हों, एक साथ हो तो एफ एक्स बाई जेड बराबर 0 हो और जी एक्स बाई जेड ये भी बराबर किसके हो? 0 के हो, ये 0 के हो। तो अगर ये दोनों इक्वेशन एक साथ होती हैं तो वन ऑफ देम इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस। तो इन दोनों में से एक इक्वेशन ही इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस के नाम से जानी जाएगी। बात समझ गए? इसका प्रयोग होता है इसलिए लिखा रहा है। लिख लो आगे, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम इज कॉल्ड intersection, one of them is called intersection of two surface, of two surface। बात समझ में आ गई? यही हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस कहलाता है। नोट करो इसे और फिर हम आगे वाला तुम्हें पॉइंट बताएं। ठीक है, लिखो इसके बाद है 1.2 का ही बी पार्ट है और ये पेज नंबर 2 पे है। ठीक है, फंक्शन ऑफ क्लासियम, फंक्शन ऑफ क्लासियम, फंक्शन ऑफ क्लासियम। ठीक है, अब समझो इसे, बिगाड़ दें। ये पेज नंबर 2 पर है, 1.2 वाला पॉइंट कराने जा रहे हैं। ठीक है, अब सुनो, हाँ, ये फंक्शन ऑफ क्लासियम ये कहलाता है फंक्शन ऑफ क्लासियम। इसको क्लास ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, वो भी लिख देते हैं, क्लास ऑफ फंक्शन। ठीक है, क्लास ऑफ फंक्शन। ये क्लास ऑफ फंक्शन क्या होता है वो समझो। जैसे मान लो हमने कोई आई मान लिया, ए जो है आई, ये क्या है? आई यहाँ पर इंटरवल है, आई यहाँ पर क्या है? इंटरवल को प्रदर्शित कर रहा है। और आई अगर इंटरवल को प्रदर्शित कर रहा है, इसमें जो वर्ड आएंगे वो वर्ड हम पहले लिख दें फिर तुम्हें समझाएं। आई यहाँ पर, आई जो है वो यहाँ पर किसको प्रदर्शित कर रहा है? इंटरवल के लिए, इंटरवल। और एम आएगा, एम यहाँ पर ये कहलाएगा पॉजिटिव नंबर, एम कहलाएगा पॉजिटिव नंबर। और फंक्शन तो एफ एक्स है ही है, फंक्शन तो एफ एक्स है ही। अब तुम समझो ये फंक्शन ऑफ क्लास एम क्या होता है या क्लास ऑफ फंक्शन क्या होता है। माना आई कोई क्या है? इंटरवल है, एम कोई पॉजिटिव नंबर है, एम कोई पॉजिटिव नंबर है, एफ एक्स जो फंक्शन है उसका क्लास क्या है? एम, उसका क्लास क्या है? एम, क्लास जो है वो क्या है? एम। ये क्लास एम क्या होता है ये अभी समझो। इसका मतलब क्या है? मतलब ये अगर क्लास एम है तो इसका मतलब है इस फंक्शन का एमएथ डेरिवेटिव, इस फंक्शन का एमएथ डेरिवेटिव ये अगर कंटिन्यूअस है,
ए कंटिन्यूअस है, तो ए कंटिन्यूअस है तो ए फंक्शन आप क्लास एम का फंक्शन कहलाएगा या क्लास ऑफ फंक्शन कहलाएगा या क्लास ऑफ फंक्शन कहलाएगा। इसको शॉर्टकट में सी की पावर एम कहते हैं। शॉर्टकट में क्या कहते हैं? सी की पावर एम, ए क्लास की पावर एम। ठीक है। अब जैसे ए एमएथ डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस है तो ए क्लास एम का फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। अगर पहला डेरिवेटिव ए अगर कंटिन्यूअस आता है, ये कंटिन्यूअस आता है तो इसका मतलब है क्लास 1 क्या होगा? क्लास एम कंटिन्यूअस। अगर पहला डेरिवेटिव अगर कंटिन्यूअस आ गया तो क्लास 1 का ये क्वेश्चन कहलाएगा। क्लास इसका क्या कहलाएगा? 1। अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर ये कंटिन्यूअस आ जाता है तब भी ये क्या कहलाएगा? क्लास 2 कहलाएगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव आ जाता है, ये थर्ड आ जाता है तो ये कंटिन्यूअस आ जाता है तो ये क्लास 3 का कहलाएगा। बात समझ में? अगर इसका इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटी यानी कि अगर इन्फिनिटी बार डिफरेंशिएशन करने पर भी अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा? ये फंक्शन क्लास इन्फिनिटी कहलाएगा। क्लास क्या कहलाएगा? इन्फिनिटी। क्लास का मतलब समझ गए? एक क्लास होता है। फिर से चाहे समझ लो। आई इसमें क्या है? आई कोई भी इंटरवल है। एम क्या है? एम क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब एफ एक्स जो फंक्शन है, एफ एक्स जो फंक्शन है उसका क्लास एम होगा। उसका क्लास क्या होगा? एम होगा। लेकिन एम होगा कब? इसका मतलब ए है इसका एम या तो डेरिवेटिव यानी कि एम बार अवकलन, एम बार डिफरेंशिएशन, ये क्या आना चाहिए? कंटिन्यूअस। अगर एम बार डिफरेंशिएशन अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो एक क्लास एम का क्वेश्चन कहलाएगा। बात समझ में? अगर एक बार का डिफरेंशिएशन अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो क्लास 1 का कहलाएगा। 2 बार आ जाता है क्लास 2 का, 3 बार आ जाता है क्लास 3 का। अगर इन्फिनिटी बार डिफरेंशिएशन करने पर अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो क्लास इन्फिनिटी का क्वेश्चन कहलाएगा। शायद क्लास के बारे में खूब समझ गए होंगे। ठीक है। ये आती तो नहीं है लेकिन इनका प्रयोग बहुत होता है इसलिए हम तो बताते। अब लिखो परिभाषा। ये तो हो गया इसका मतलब। लिखो, बोले लिखो एफ एक्स इज सेड, लिखो साथ में एफ एक्स इज सेड, लिखो एफ एक्स सेड टू बी फंक्शन ऑफ क्लास एम, टू बी फंक्शन ऑफ क्लास एम। क्लास एम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एक क्लास एम को प्रदर्शित करते हैं सी की पावर एम से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक। लिखो इफ इट्स क्या है? एम एथ डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। इफ इट्स एम एथ डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। वैसे तुम लोग समझ रहे हो लेकिन फिर भी समझ लो, ये डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन और क्या नाम था किताब का? डिफरेंशियल ज्योमेट्री, डिफरेंशियल, ये सब वर्ड एक ही होते हैं। ये सब डिफरेंशिएशन को प्रदर्शित करते हैं। चाहे डेरिवेटिव हो, डेरिवेटिव का मतलब भी डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन ही है, डिफरेंशियल का मतलब भी डिफरेंशिएशन ही है। ठीक है। ये वर्ड कहीं पर आते हैं उनमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक, मतलब समझ गए? अब सुन लो, अब इन्फिनिटी के लिए भी लिख लो, इन्फिनिटी के लिए लिखो ए फंक्शन या एक फंक्शन कोई भी एफ है, इज सेड टू बी क्लास इन्फिनिटी, इज सेड टू बी क्लास इन्फिनिटी फंक्शन इफ एवरी डेरिवेटिव ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस। मतलब समझ में आ गया होगा, प्रत्येक डेरिवेटिव इसका क्या हो? कंटिन्यूअस हो। इफ एवरी डेरिवेटिव ऑफ एफ इज कंटिन्यूअस, ठीक। और यहाँ पे एक बात और लिख देते हैं, हाँ, ये लिखना तो यहीं पे चाहिए था। ये में डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस एंड डिनोटेड बाई सी की पावर एम, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लो, एंड डिनोटेड बाई
डिनोटेड बाई सी की पावर m। ठीक, ये लिखा हुआ है, यहाँ बता दो तुम्हें चुके, यहाँ पे और बढ़ा दिया, जैसे कभी भी ध्यान ना रहे तो ध्यान रखो। एफ इज साइड टू बी ए फंक्शन ऑफ क्लास m इफ इट्स एम एच डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस, जिसका डेरिवेटिव क्या हो, कंटिन्यूअस, एंड डिनोटेड बाई सी की पावर m। ठीक है, नोट कर लो। अब ये हो गया, अब इसके आगे वाला पार्ट अभी कराएंगे, उतार लो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जैसे किसी फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं वो डिफरेंशिएशन कंटिन्यूअस आ जाता है। एक क्लास का मतलब क्लास नहीं होता जैसे क्लास 1 2 3 4 पढ़ के आ रहे हो। एक क्लास का मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन से होता है। अगर एक बार डिफरेंशिएशन अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो क्लास 1 का क्वेश्चन कहलाता है। अगर 2 बार डिफरेंशिएशन अगर कंटिन्यूअस आ जाता है क्लास 2 का कहलाता है। 3 बार डिफरेंशिएशन अगर कंटिन्यूअस आ जाता है क्लास 3 का कहलाता है। अगर m बार डिफरेंशिएशन अगर कंटिन्यूअस आ जाता है क्लास m का कहलाता है। अगर इन्फिनिटी बार डिफरेंशिएशन करें और अगर वो कंटिन्यूअस आ जाता है तो क्लास इन्फिनिटी का क्वेश्चन कहलाता है। क्लास का मतलब खूब समझ गए। ठीक, उतारो इसे और फिर आगे के पार्ट बताते हैं। ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे इनका बहुत बड़ा प्रयोग है। ठीक, अब तुम्हें इसके आगे वाली परिभाषा बताने जा रहे हैं, वो सुनो। बिगाड़ दे। क्लास में एक चीज़ और आती है, वो भी हम तुम्हें बताते हैं इसमें, फिर आगे का बताएंगे। ठीक है, क्लास के बाद आता है रेगुलर फंक्शन। ये रेगुलर फंक्शन क्या होता है? रेगुलर फंक्शन क्या होता है? जैसे तुम्हें मालूम है आर वेक्टर जो होता है उसको हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इंटू टी लिखेंगे। ये लिखेंगे, यही तो फंक्शन कहलाता है। अब कहने का मतलब है इस फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करें, अगर इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो वो डिफरेंशिएशन 0 के बराबर ना हो। बात समझ में आई? किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें वो 0 के बराबर ना हो तो वह फंक्शन रेगुलर फंक्शन कहलाता है। मतलब समझ गए? यानी किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करें, यानी आर वेक्टर यहाँ पर फंक्शन है जो हमारा इक्वेशन स्पेस कर्व की है वो यही है, यही स्पेस कर्व कहलाता है। ये इक्वेशन ऑफ स्पेस कर्व कहलाती है। ठीक है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें और वो डिफरेंशिएशन 0 के बराबर ना हो तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, रेगुलर फंक्शन कहेंगे। समझ गए? यानी कि ऐसे याद रखना है। लिखो, परिभाषा लिखो। ए फंक्शन, रेगुलर फंक्शन की परिभाषा, ए फंक्शन आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर टी। ठीक, टी इसमें क्या कहलाएगा, सिंगल पैरामीटर। ध्यान रखना, बार बार हम कह रहे हैं इसलिए सिंगल पैरामीटर, इसका बहुत काम आएगा। इज साइड टू बी रेगुलर फंक्शन, इज साइड टू बी रेगुलर फंक्शन। ए मतलब ए फंक्शन रेगुलर फंक्शन कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो किसके बराबर हो, इज नॉट इक्वल टू 0। ए फंक्शन आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर टी इज ए रेगुलर फंक्शन, ठीक है। इज साइड टू बी ए रेगुलर फंक्शन, ए रेगुलर फंक्शन करा। ऑन आइडेंटिकल आई लिख लो, ऑन आइडेंटिकल कोई भी मान लो, चाहे आई मान लो, ठीक है। इफ लिख लो आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर टी और फिर आर डिफरेंशिएशन में लिख लो और लिख लो इज नॉट इक्वल टू जी। ये फंक्शन, ये परिभाषा याद करने में थोड़ी दिक्कत होगी। ये फंक्शन आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर टी इज सेड टू बी ए रेगुलर फंक्शन हुज डिफरेंशिएशन इज नॉट इक्वल टू 0 लिखें। इसको इस तरह लिख लो, हुज डिफरेंशिएशन इज नॉट 0, ठीक। यानी कहने का मतलब है ये फंक्शन आर वेक्टर व आर वेक्टर टी इज सेड टू बी ए रेगुलर फंक्शन। ये रेगुलर फंक्शन कब कहलाएगा? हुज डिफरेंशिएशन इज नॉट 0, जिसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर ना हो, ठीक है। एक परिभाषा नोट कर लो।
अब इसके बाद आगे वाला पार्ट तुम्हें बताने जा रहा है, सी पार्ट है, 1.2 का सी पार्ट है, बी हो या सी। सी में क्या है? सी में इन्होंने तो लिख रखा है इक्विवेलेंट पाथ, लेकिन जो अब आएगी हेडिंग उसका नाम है पाथ ऑफ क्लास एम। ये डालो, पाथ ऑफ क्लास एम, इसका प्रयोग है। ठीक है, ये रेगुलर पाथ समझ गए? ये हमें क्यों बताना पड़ा वो हम तुम्हें बताएंगे भी। रेगुलर पाथ का मतलब है किसी भी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएशन करें, किसी भी कर्व स्पेस के फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करें वो इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो रेगुलर फंक्शन कहलाता। अब तुम समझो इसके आगे। अब देखो यहाँ पर पाथ ऑफ क्लास एम क्या होता है, पाथ ऑफ क्लास एम क्या होता है। ठीक, अब देखो जैसे एक रेगुलर फंक्शन है, रेगुलर फंक्शन है और कोई भी क्लास एम है और दूसरा जो है वो क्लास एम है। रेगुलर फंक्शन क्या होता है? यानी किसी का डिफरेंशिएशन जो है, किसी वेक्टर का डिफरेंशिएशन वो 0 के बराबर ना हो तो फंक्शन क्या कहलाएगा? रेगुलर फंक्शन। क्लास एम क्या होता है? यानी कि जैसे प्रदर्शित तो सी की पावर एम से करते हैं, यानी कि एफ एक्स की पावर अगर एम है तो यानी कि कहने का मतलब है एफ एक्स का एमएथ डेरिवेटिव, एमएथ डेरिवेटिव क्या आ जाए? इज कंटिन्यूअस, तो क्या कहलाएगा? क्लास एम का फंक्शन कहलाएगा। बात समझ में? यानी कि कहने का मतलब रेगुलर फंक्शन और क्लास एम ये आपस में मिक्स कर दिए जाएं, मिला दिए जाएं, तो उससे जो रिलेशन उत्पन्न होता है उसी का नाम पाथ ऑफ क्लास एम कहलाता है। मतलब इसीलिए बताया तुम्हें दोनों, यानी कि रेगुलर फंक्शन और क्लास एम को आपस में मिक्स कर दिया जाए या मिला दिया जाए तो वहाँ से जो फंक्शन बन के आएगा, जो रिलेशन बन के आएगा वही पाथ ऑफ क्लास एम कहलाएगा। या कह सकते हो क्लास एम का रेगुलर फंक्शन, क्लास एम का रेगुलर फंक्शन सदैव पाथ ऑफ क्लास एम कहलाता है। चाहे कैसे भी कह लो, लिखो यही परिभाषा लिख लो। देखो ए रेगुलर फंक्शन, ए रेगुलर फंक्शन, ए रेगुलर फंक्शन, ठीक है, आप क्लास एम, आप क्लास एम इज नोन एज पाथ ऑफ क्लास एम। ठीक, समझ में आ गया? यानी कि ये लिखा हो ए रेगुलर फंक्शन ऑफ क्लास एम, क्लास एम का रेगुलर फंक्शन ही क्या कहलाता है? पाथ ऑफ क्लास एम कहलाता है। चाहे ऐसे समझ लो चाहे इस तरह समझ लो, रेगुलर फंक्शन क्लास एम को मिलकर जो रिलेशन बन के आता है उसी को हम पाथ ऑफ क्लास एम कहते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी परिभाषाएं, इनका प्रयोग बहुत है, आगे भी आएगा, इसलिए अच्छी तरह से इनको समझना, बहुत अच्छी तरह से तुम्हें हम समझा रहे हैं। ठीक, अब उतार लो इसे, फिर हम तुम्हें आगे वाला आर्टिकल 1.2 के बाद आगे बताएं। अभी बता रहा है, देखें कहाँ पे कहता है। ठीक है, ये थोड़ा कैमरे में देख नहीं रहा है तो यहाँ पे तुम्हें बता दें, ए सी की पावर एम लिखा है। अच्छा, ये क्लास एम को हम क्या कहते हैं? सी की पावर एम कहते हैं। ठीक, सही। ठीक, अब आगे बढ़े, बिगाड़ सही। अब सुनो, इसके बाद 1.4 है। ये थोड़ा आगे पीछे इसलिए हो रहा है कि इसमें जो है थोड़ा हिसाब सीक्वेंस नहीं दे रखी सही। पेज नंबर 6 पे है। यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व। ठीक, अब सुनो, अब तुम्हें हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व बताने जा रहे हैं। ये क्या होता है वो समझो, सुनो ध्यान से, यही बता रहा है। हाँ,
अब ये आ गया यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब तो मैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर बताएंगे, कर्व बताएंगे। कर्व तो तुम समझ रहे हो, यहाँ पर जो कर्व आएगा वो स्पेस कर्व में आएगा। ये कोई भी हमने मान लो इस तरह से स्पेस कर्व कोई भी बना लिया, स्पेस कर्व बना लिया, ठीक है। अब इस पर कोई भी पॉइंट मान लिया, मान लो ये पॉइंट हमने P मान लिया, ये पॉइंट यहाँ पर हमने क्या मान लिया, P मान लिया, कोई भी पॉइंट मान लिया P, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ये टेंजेंट कर्व क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होती है। टेंजेंट लाइन ये है, जैसे ये पॉइंट P माना है, ये कर्व है, ये पॉइंट P माना, तो इससे मिलती हुई कोई भी हम लाइन डाल दें इस तरह से, ये लाइन डाल दें। ये पॉइंट जो है जहाँ पे टच कर रहा है, पर टच कर रहा है, ये टेंजेंट पॉइंट कहलाता है और ये टेंजेंट लाइन कहलाती है। टेंजेंट लाइन में, टेंजेंट लाइन को यूनिट टेंजेंट वेक्टर किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर T के ऊपर इस तरह से कैप लगा देते हैं, T के ऊपर इस तरह से कैप लगा देते हैं। अब इसको हम किसी भी ओरिजिन से मिला दें, मान लो ये पॉइंट ओरिजिन का है, इससे मिलती हुई एक लाइन बना दी। अब जो हमने टेंजेंट लाइन बनाई है, इस पर हम कोई भी पॉइंट ले लें, टेंजेंट लाइन थोड़ी बड़ी कर लो, ठीक है। इस पर कोई भी पॉइंट हमने मान लिया Q, इस पर कोई भी पॉइंट हमने मान लिया, मान लो Q है, ठीक है। ये मान लिया कोई भी, यानी कि ये तो टेंजेंट कर रही है, यानी कि ये तो इससे स्पर्श कर रही है, ठीक है, ये तो स्पर्श कर रही है। ये टेंजेंट लाइन पर ही एक पॉइंट हमने क्या मान लिया, Q, और Q पॉइंट को भी हम ओरिजिन से मिला देते हैं, Q पॉइंट को भी ओरिजिन से मिला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ही हम एक्सिस बना ले, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया, और ये मान लो यहाँ पर कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब ये P पॉइंट जो है, P पॉइंट है, P पॉइंट की इक्वेशन क्या होगी, ये किस वेक्टर को प्रदर्शित करेगा, R वेक्टर, R वेक्टर करेगा, तो इसकी इक्वेशन यहाँ पर R वेक्टर होगी, यानी कि रिलेशन होगी डिस्टेंस। अब ये वाला जो है वो कैपिटल R हो, इसलिए ये हम लिख लें कैपिटल R वेक्टर। बात समझ में आई। अब फिर से समझ लो, एक लाइन, ए लाइन कौन सी है, ए है PQ, ये PQ लाइन हो। एक लाइन जो स्पेस कर्व, स्पेस कर्व कौन सा है, ए वाला क्या है, स्पेस कर्व। एक लाइन जो स्पेस कर्व को टच करती है और जिस पॉइंट पर टच करती है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, वो पॉइंट टेंजेंट पॉइंट कहलाएगा, और वो लाइन क्या है, टेंजेंट लाइन कहलाएगी। मतलब समझ में आ गया, ये टेंजेंट लाइन हो गया, टेंजेंट पॉइंट। और ए वाला, ए यूनिट टेंजेंट को प्रदर्शित करता है, टेंजेंट लाइन जहाँ पर भी स्पेस स्पर्श करेगी उसका यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा, T के ऊपर कैप लगा लेते हैं, ठीक। अब सुनो आगे का, अब इसको लिखो, परिभाषा लिखो, फिर हम लिखाएं इस रिलेशन को। और इसका रिलेशन क्या होता है वो भी याद रखना। इसका रिलेशन ए होता है, जैसे ए टेंजेंट लाइन का आर वेक्टर ए वाला आता है, और ए यहाँ पर इसी से रिलेशन बनाया जाता है, आर वेक्टर आता है, और ए लैम्डा लिया जाता है, लैम्डा कांस्टेंट लिया जाता है, और फिर इस वेक्टर का डिफरेंशिएशन की फॉर्म में लिया जाता है। वो डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इस तरह से लेते हैं। ये इक्वेशन यहाँ पर ये टेंजेंट टू ए कर्व की इक्वेशन कहलाती है, टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व की इक्वेशन कहलाती है। बात समझ में आई, ठीक। ए है, अब इसका परिभाषा लिखो, लिखो लिखाते हैं। ए लाइन लिखो, ए लाइन कौन सी लाइन है, ए लाइन, कोई भी लाइन, ए लाइन विच टच दी स्पेस कर्व। लाइन यहाँ पर कौन सी हो गई, ए लाइन हो गई, ए लाइन हो गई, यानी लाइन हो गई यहाँ पर, मान लो ए लाइन हो गई पी क्यू, ए लाइन हो गई पी क्यू, ठीक। विच टच, आगे लिखो विच टच, वो लाइन जो है टच कर रही है, किसे कर रही है, स्पेस कर्व। किसको कर रही है, ये वाला हमारा क्या कहलाएगा, स्पेस कर्व। इसका भी नाम लिख लेते हैं ए, और इसे लिख लेते हैं बी, ठीक। ए लाइन पी क्यू, एक लाइन हो गई पी क्यू, टच दी स्पेस कर्व, टच स्पेस कर्व, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया स्पेस कर्व क्या हो गया, ए बी। ए बी हमारे पास क्या हो गया, स्पेस कर्व। एट दी पॉइंट, एट दी पॉइंट, एट दी पॉइंट का मतलब है जिस पॉइंट पर टच करेगा। एट दी पॉइंट, वो पॉइंट कौन सा है, P, सब लिख दिया यहाँ पर। एट दी पॉइंट P, नो एज, नन लिख लो, एज। इसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट से जो लाइन जाएगी उसी को टेंजेंट लाइन कहेंगे, एज टेंजेंट लाइन, ये कहलाएगी टेंजेंट लाइन, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर बराबर, ये होती है आर वेक्टर लैम्डा आर सिंगल डॉट वेक्टर, ठीक है, ये है।
अब यहीं पर एक बात और समझनी है, वो भी अच्छी तरह से समझो। इसी में इस टी का ये यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यहाँ पर हम तुम्हें टी का यूनिट वेक्टर निकालना बताएंगे, क्या होता है वो समझो। जैसे ये टी का यूनिट वेक्टर है, टी का यूनिट वेक्टर ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी एस के। ये ध्यान रखना, ये टी का यूनिट वेक्टर जो है ये सदैव बराबर होता है डी आर वेक्टर अपॉन डी एस के। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में अगर लिखें, शॉर्टकट में लिखें तो क्या लिखते हैं? तो लिखते हैं हम आर डैश वेक्टर। अब यहाँ पर ये डी आर बटे डी एस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, फिर से लिख लें टी यूनिट वेक्टर, यानी कि नीचे हम चाहे डी टी से मल्टीप्लाई कर दें इस तरह से, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी और डी एस बटे डी टी। यानी कि अगर हम इसका डी टी काट दें तो यही आ जाएगा डी आर बटे डी एस, यानी डी आर बटे डी एस को हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिया। अब इस तरह से क्यों लिख लिया, ये भी बात ध्यान रखना अच्छी तरह से। देखो इधर सुनो, यहाँ पे डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, ये डी आर वेक्टर अपॉन डी टी ये हमारा किसके बराबर होता है? आर डॉट वेक्टर। और डी एस बटे डी टी जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाता है? एस डॉट के। ये हो जाता है डी एस बटे डी टी, ये किसके बराबर हो जाता है? एस डॉट के। ये हो जाता है एस डॉट के। तो इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट और इसको लिख सकते हैं एस डॉट, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष है? ये डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष है? टी के सापेक्ष है। बात समझ में आ रही है? ये बना जाएगा। अब इसको चेंज किस तरह से करें? अब इधर वाला लॉ नई लाइन में लिखें, टी यूनिट वेक्टर बराबर आर सिंगल डॉट वेक्टर बटे एस डॉट हो गया। अब इसको इधर ले आए तो टी यूनिट वेक्टर और एस डॉट बराबर आर सिंगल डॉट वेक्टर हो गया। ये सिंगल डॉट वेक्टर हो गया। अब दोनों तरफ हम मापांक लें, यानी टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड बोथ साइड, ठीक, तभी ए हो जाएगा टी यूनिट वेक्टर का मापांक, एस डॉट का मापांक, आर डॉट का मापांक, ये आएगा। अब टी यूनिट वेक्टर का एक चीज़ हम तुम्हारी लिखते चल रहे हैं जिससे ये ध्यान रखो, ये बन आएगा। ये हमेशा यूनिट वेक्टर का कभी भी मापांक निकाला जाए तो ये ऑलवेज बन होता है। अब एस डॉट है, ये क्या होता है? यस क्या है? यस ये कहलाती है लेंथ। यस क्या कहलाती है? ये कहलाती है लेंथ, ये कहलाती है लेंथ। इसलिए इसका मॉड अगर निकालोगे, लेंथ हमेशा रियल क्वांटिटी को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसका मापांक एस डॉट के बराबर होगा। इसलिए ए हो गया 1, ए हो गया एस डॉट और ए हो गया आर सिंगल डॉट वेक्टर। तो एस डॉट बराबर हो गया आर सिंगल डॉट वेक्टर। बात समझ में ये आया। अब इसमें उठाकर वैल्यू रख दें तो टी यूनिट वेक्टर बराबर हो गया आर वेक्टर और एस डॉट की जगह पर हम क्या लिख दें? ए वाला लिख दें, आर सिंगल डॉट, ठीक है। और ए भी रिलेशन पूछा जा चुका है, ये निकलवाया तो है ही यहाँ पर, इसलिए इसे निकाल दिया, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, वो भी हम तो बता दें, जैसे यहाँ तक ये आर्टिकल पूरा हो गया है, थोड़ा सा बता दें, नोट कर लो चाहे इसके लिए नोट। जैसे आर है, आर वेक्टर है, अगर इसका डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष होता है, यानी कि अगर इसका हम डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकालें, और टी क्या कहलाता है? टी क्या कहलाता है? टी पैरामीटर कहलाता है। तो इसको हम लिखेंगे आर सिंगल डॉट वेक्टर। इसका प्रयोग आगे होने वाला है इसलिए बता रहे हैं, इसको लिखेंगे आर सिंगल डॉट वेक्टर। अगर इसी आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन हम एस के सापेक्ष करें, एस, और एस क्या है? एस क्या है? एस है लेंथ, एस क्या है? लेंथ है। अगर लेंथ के सापेक्ष करें तो इसे हम कहेंगे आर वेक्टर और डैश, ये कहलाएगा डैश। डैश और इसमें अंतर समझ में आ गया? ये डैश क्या होता है, ये क्या होता है? ये डैश का मतलब हुआ जाए कि यानी कि ये लेंथ के सापेक्ष हो, और डॉट कब लगाते हैं? जब पैरामीटर के सापेक्ष हो। पैरामीटर कौन कौन से होते हैं? एक टी होता है और एक क्या होता है? यू। एक टी होता है, एक होता है यू। लेकिन स्पेस कर्व में सिंगल पैरामीटर होता है, तो इसलिए या तो टी आएगा या क्या आएगा? यू। कहने का मतलब है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी निकालोगे तो आर डॉट लिखोगे, और डी आर वेक्टर बटे डी यू निकालते हो तब भी आर डॉट ही लिखोगे। अगर एस के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पर लगाओगे डैश, तो लगाओगे डैश, ठीक है। ये रिलेशन है,
समझ में आ गया टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, अब तो मैं इसके आगे बताएंगे, अभी देखते हैं कितना टाइम हो गया फिर बताएं। ठीक, वीडियो तो हो गई, मतलब भरेगी, इसलिए इतना ही कराएंगे इस वीडियो में। लिख लो जिसे लिखना, जो कुछ भी है। उतार लो फटाफट। ये टेढ़ा मेढ़ा जो बना हुआ है, ये मालूम है क्या है? स्पेस कर्व। और ये क्या है? टेंजेंट लाइन। बात ये क्या है? टेंजेंट पॉइंट है। और ये क्या है? ये टी क्या है? टी मालूम है क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अगर ये टेंजेंट लाइन पर कभी वेक्टर बनता है तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये हमारी किसकी इक्वेशन कहलाती है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू ए कर्व की इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, नोट कर लो। ये भी रिलेशन पूछा जा चुका है एक बार, 1-2 नंबर में इसी। ठीक, बता। ये कैमरे में थोड़ा सा वैसा आ रहा है, इसको पढ़ के बता दें। आर वेक्टर बराबर आर, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है आर वेक्टर प्लस लैम्डा आर, लाओ ऊपर लिख दें। आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर प्लस लैम्डा आर सिंगल डॉट वेक्टर लिखा है। देखें ऊपर आ रहा हो तो ऊपर लिख दें। हाँ, ये साफ दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसलिए इसे हटा देते हैं। ठीक है, ये कर्व है, ये यहीं पे लिखा हुआ था, इसे बता दिया।